अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आजकल पार्लियामेंट में कम और अदालतों में सियासतदान ज्यादा नजर आते हैं। पाकिस्तान के 2 साबिक वुज़रा आज़म और 1 साबिक सदर इस वक्त करप्शन केसेस में जेलों में कैद हैं। हुकूमत इस अज़म के साथ आई थी कि मुल्क से करप्शन का खात्मा करेंगे। इसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून के बड़े लीडर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े लीडर आज सलाखों के पीछे हैं। मौलाना फजल रहमान अब इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं और ललकार रहे हैं इंसाफ की हुकूमत को, जबकि अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दावा करती हैं कि करप्शन ये जो करप्शन है ये करप्शन नहीं है, ये इंसाफ का खात्मा हो रहा है। क्या इन मुकदमात में कानूनी तकाजे पूरे हुए? इस पर सियासी नहीं बल्कि कानूनी बहस बहुत जरूरी है। हमने इसीलिए मुल्क के मयानाज कानूनदानों को बुलाया है जो अपने शोबे में बड़ा नाम रखते हैं, कुछ इन केसेस की पैरवी भी कर रहे हैं और नाजरीन वकील अक्सर सियासी भी होते हैं। तो शुरू करते हैं जनाब अली जफर साहब से, जो कोई आईनी माहिर हैं और तहरीक इंसाफ से मुंसलिक हैं। आजम नज़ीर तारड़ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर और एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, और मियां नवाज शरीफ और राना सनाउल्लाह साहब के केसेस की पैरवी कर रहे हैं। कामरान मुर्तजा साहब हमें जल्द ज्वाइन करेंगे, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार, साबिक सेनेटर हैं और सीनियर एडवोकेट भी हैं तारड़ साहब की तरह। हैदर जमान कुरैशी साहब हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, आप एडवोकेट भी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं। मगर नाजरीन, सबसे पहले हम बात करेंगे राना सनाउल्लाह साहब के केस की, और इससे पहले कि हम राना सनाउल्लाह केस की बात करें, हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे। उसके बाद हम एक एक केस के ऊपर आएंगे और देखेंगे कि क्या इन केसेस के अंदर जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे हुए कि नहीं हुए, या जिस तरह के अपोजिशन इल्जाम लगा रही है कि मिस कैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है। इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान में जो बड़े मुकदमे चल रहे हैं और बड़े सियासतदानों के खिलाफ चल रहे हैं, उनके ऊपर बात हो रही है। क्या मिस कैरेज ऑफ जस्टिस वाकई में हुआ है या कि इंसाफ का बोलबाला है और करप्शन का खात्मा हो रहा है? सबसे पहले शुरू करते हैं राना सनाउल्लाह के केस से। नाजरीन, 1 जुलाई को एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने राना सनाउल्लाह की कार से 15 किलोग्राम हेरोइन बरामद की थी। FIR में लगे इल्जामात की सजाए मौत भी ये हो सकती है और उम्र कैद भी इसके तहत हो सकती है। FIR के मुताबिक राना सनाउल्लाह से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने पिछली सीट पर मौजूद नीले बैग की जिप खोलकर इसके नीचे लगी प्लास्टिक शीट को तोड़कर इसमें मौजूद लिफाफे में हेरोइन की निशानदेही खुद की और मौके पर ही उन्होंने बरामद किया सूटकेस, और हेरोइन का जो वजन है वो भी किया गया जो 15 किलो था। तो ये जो मामला थे ये सामने आए हैं। हमारे पास आजम नज़ीर तारड़ साहब हैं। तारड़ साहब, आप इस केस की पैरवी कर रहे हैं। अगर खुद ही जो मुल्जिम है वो निशानदेही कर रहा है हेरोइन की, तो इट्स एन ओपन एंड शट केस। तारड़ साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है जी। तो राना सनाउल्लाह के केस के अंदर अगर खुद ही वो निशानदेही कर रहे हैं हेरोइन की और प्लास्टिक शीट उठा के खुद ही कह रहे हैं कि यहाँ पे हेरोइन है और FIR के अंदर ये मौजूद है, तो आप नहीं समझते कि ये ओपन एंड शट केस है? जी, अगर FIR को देखा जाए और अगर ये समझ लिया जाए कि इस मुल्क में वाकई कानून की हुक्मरानी है और इस मुल्क में कभी कोई झूठा केस कभी भी बना ही नहीं है किसी सियासी शख्स पे, और सारे काम बड़े फेयरली और जस्टली होते हैं, तो ये ओपन एंड शट केस है। लेकिन अगर आप इस केस की बिलखसूस बात कर रही हैं तो मैं आपको याद दिलाता चलूं कि राना सनाउल्लाह को TV पे खबरें चलना शुरू हो गई कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पहली खबर ये आई कि उनको गिरफ्तार इसलिए किया गया है कि उनके मंशियात फरोशों से रवाबित हैं, और फिर काफी देर तक ये चीज चलती रही कि उन्हें उस शुबे में गिरफ्तार किया गया, एंड इवेंचुअली रात 10 बजे के करीब बताया गया कि उनसे हेरोइन बरामद हो गई है। अब मैं क्विकली आपको एक रीकैप दे दूं कि इस केस में राना सनाउल्लाह से 15 किलो हेरोइन बरामद करके ये बताया गया कि उन्होंने ये खुद बरामद कराई है, लेकिन जब अगले ही रोज उन्हें अदालत में पेश किया गया तो राना सनाउल्लाह ने सारा पोल खोला और उन्होंने कहा
कि मुझे मोटरवे टोल प्लाजा से निकलते सार असला के जोर पे किडनैप किया गया और फिर मुझे सीधा थाना ANF ले जाया गया, जो कि वहां से तकरीबन 24 किलोमीटर दूर लाहौर कैंटोनमेंट की हदूद में है, और मुझे वहां पे बंद रखा गया। और अब मुझे पता चला है कि मुझ पे हेरोइन प्लांट कर दी गई है। हमने प्रोसिक्यूशन से पूछा आपके पास सबूत क्या है। जब हम पेश हुए तो उन्होंने कहा कि जी हमारे पास कुछ फुटेजेस हैं, और उन्होंने एक फुटेज पेश भी की, और वो फुटेज थी सिर्फ लाहौर रावी टोल प्लाजा से उनकी गाड़ी बाहर निकल रही है और उसके टाइम था 3:20। उसके बाद कहा गया कि जब इस तरह से प्रोसीडिंग्स हुई, नाके पे फौरन बाद उन्हें रोका गया, उनके गार्ड्स ने दस्तदराजी शुरू कर दी, उन्हें गैर मुसल्ला किया गया, फिर उनको गिरफ्तार किया गया, फिर सारों के नाम पते लिखे गए, फिर राणा साहब से इंटरोगेशन हुई, उन्होंने कहा बैग में मौजूद है जो बात आपने सुनाई, और फिर अब उसे तोला गया, वो इतना बना, सारे पिस्टल्स की फरदात बनाई गई, और ये एक लंबा प्रोसेस होता है। कामरान साहब, अली जफर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, हैदर साहब भी प्रैक्टिस में रहे हैं। ये नॉर्मली आधा घंटा पौने घंटे की प्रोसीडिंग्स होती हैं। हमने एक एप्लीकेशन दी थी कोर्ट में जिसमें कहा था कि हमें लाहौर सेफ सिटी अथॉरिटी, जिस पे 14 अरब रुपए खर्च किए गए हैं और जिसे एक एक्ट के तहत कायम किया गया है, हमें उसकी फुटेज दी जाए जो कि पर से एडमिजिबल है कानून के तहत। अच्छा, ट्रायल कोर्ट ने हमें वो फुटेज का ऑर्डर किया, वो फुटेज मिली। अब जो असल हकीकत निकली है इस केस में कि राना सनाउल्लाह की गाड़ी ने 1 जुलाई को दोपहर 3:20 पे लाहौर में एंट्री की, जो कि प्रोसिक्यूशन ANF ने खुद पेश की है, वो CCTV फुटेज मोटरवे के टोल प्लाजा की। और उसके बाद वही गाड़ी वहां से 14.5 किलोमीटर दूर डॉक्टर्स हॉस्पिटल के पास कैनाल रोड पे क्रॉस कर रही है सेफ सिटी के उस कैमरास के पोर्शन को, जो कि वहां से 14.5 किलोमीटर दूर है, और वो टाइम आया 3:35 जी। अब आप खुद बताएं कि उन 15 मिनट में 3:20 से लेके 3:35 तक या तो राना सनाउल्लाह की गाड़ी को रोक के ये सारी प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, या फिर राना सनाउल्लाह की बात दुरुस्त है कि वो उन्हें अगवा किया गया और उन्हें वहां से भगा के ले जाया गया और जाके कैंटोनमेंट में उनको पुलिस थाने में जाके बंद कर दिया गया। सेफ सिटी के कैमरास जो कि सरकार की तहवील में हैं और जिनकी जो वो CCTV फुटेज है वो प्रोटेक्टेड है, जैसे आपके बहुत सारे आजकल जो सॉफ्टवेयर हैं मॉडर्न, उसने ये साबित कर दिया है कि जो राना सनाउल्लाह का फर्स्ट वर्जन था वो दुरुस्त है। अब इसके बाद मैं नहीं समझता कि इस केस में कोई सदाकत रह गई है। पहले ही पूरा पाकिस्तान कहता था कि ये नामुमकिनात में शामिल है कि एक बंदा जो कि ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठा रोज हुकूमत को ललकारता है, वो दिन दिहाड़े गाड़ी में हेरोइन रख के फिर रहे। और वो साहब, इसके अंदर कंप्लेनेंट कौन है? इसके अंदर कंप्लेनेंट कौन है और इसके अंदर इन्वेस्टिगेटर कौन है? तहकीक कौन कर रहा है? अनफॉर्चुनेटली मुनीजे, ये मेरे सारे भाई बड़े काबुल वकला बैठे हुए हैं। जो क्रिमिनल लॉ की एक बुनियादी रूह है उसमें एक बड़ा अहम स्टेप है, उसे इन्वेस्टिगेशन कहते हैं जी। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम होता है कि वो फैक्ट्स को छानने के बाद फॉर एंड अगेंस्ट सारी चीजें जो हैं वो कोर्ट के सामने रखे। दिस इज केस ऑफ इट्स ओन काइंड, जिसमें वो जो ANF के डेप्टी डायरेक्टर हैं लाहौर के मेजर अजीजुल्लाह साहब, वही रेडिंग पार्टी के सरबराह हैं, कि वही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं। यानी कि जिन पे एतराज है कि उन्होंने प्लांट की है, सनाउल्लाह कहते हैं कि जी मुझ पे ये प्लांट की गई है। ये अच्छा, ये दिलचस्प आपने पहलू बताया है तारिक साहब, दिलचस्प पहलू है। कामरान मुर्तजा साहब, क्या ये अलाउड है कानून के अंदर के जो कंप्लेनेंट है वो ही तहकीक करे पूरे केस की? जो दो तरह के कवानीन होते हैं, एक तो जजमेंट के जरिए जो है ना, जजमेंट गिवन बाय ए जज, एक तो ये कानून बन जाया करता है, और एक लेजिस्लेशन होती है। लेजिस्लेशन में ऐसी ममानियत नहीं है, मगर कोर्ट्स ने ये इसको अप्रूव नहीं किया कि कंप्लेनेंट जो है वो खुद ही इन्वेस्टिगेट करे। कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट करनी है और इन्वेस्टिगेशन बाद में किसी और शख्स को करनी चाहिए, और बेहतर ये होता है कि वो शख्स जो है वो मौके का गवाह ना हो, यानी वो बाकी चीज़ों का विटनेस ना हो, वो सिर्फ इन्वेस्टिगेट करे और वो इस नतीजे पे मामले को पहुंचाए कि ये केस दुरुस्त है या नहीं। इस केस की, क्योंकि बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर और बीइंग ए लॉयर,
हम थोड़ी सी जो दिलचस्पी जो है ना वो हर बड़े केस में आ जाती है, स्पेशली इस बैकग्राउंड में जिसमें आजकल मामला चल रहे हैं। इसमें जो ख़ास बात है, बहुत ख़ास बात यह है कि एडमिटेडली शायद मौके पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, और जिसको एडमिट कर रहे हैं, जिसको ANF भी एडमिट कर रही है, और जब कोई कार्रवाई मौके पे नहीं होती तो ये बजाते खुद जो है ना वो शकूक और शुबात वाला केस वो बन जाता है। हम उसके फैक्ट्स पे नहीं जा रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वो ये जो बरामदगी अलेज कर रहे हैं, अलेजली जो रिकवरी है ये हुई है या नहीं, 15 की थोड़ी नहीं होती है, हाँ। ये हुई है या नहीं हुई है, मगर ये जब कार्रवाई मौके पे नहीं हुई, एडमिटेडली नहीं हुई, वो कहते हैं कि जी वो हालात ऐसे हो गए कि हमको नहीं करना। अब ये इसमें सबसे पहले जब इन्होंने आके गाड़ी को रोका तो कहते हैं कि डिस्क्लोज किया इसने, राना साहब ने डिस्क्लोज किया, तो डिस्क्लोजर बनना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इसको तारड़ साहब शायद इसको मुझे ही विल बियर मी आउट कि ये डिस्क्लोजर मौजूद है मौके पे। मेरा ख्याल है कि पूछ लेते तारड़ साहब, डिस्क्लोजर मौजूद है मौके के ऊपर, फिर उसके बाद पॉइंटेशन है, फिर उसके बाद डिस्क्लोजर है, और डिस्क्लोजर के बाद कोई फर्द तैयार नहीं की गई, ठीक है जी, फिर पॉइंटेशन नहीं होगी। मायने के उन्होंने इतराफ किया मगर FIR उधर तैयार नहीं हुई, नहीं डिस्क्लोज किया कि जी मैंने इसमें रखी हुई है, ठीक है ना, हाँ। तो जब वो डिस्क्लोज किया फिर उसकी पॉइंटेशन की होगी कि जी हेरोइन रखी है तो मैंने किस जगह में रखी है, फिर वो उसकी पॉइंटेशन की भी फर्द बननी चाहिए, फिर उसके बाद जो है ना वो रिकवरी की भी। ये 3 अलग अलग फर्दात जो है ना रिक्वायर्ड थी, और जो मैंने सुना है या जो मेरी नॉलेज है उसमें ये है कि इन्होंने मौके पे कोई कार्रवाई नहीं की है, जाके थाने के अंदर सारी कार्रवाई की है, और सबको वो सारी ऐसे ही है, हाँ ऐसे ही है ना। तो सारा मामला जो है ना वो डाउटफुल उसको नहीं कहेंगे, हद दर्जे का डाउटफुल। अच्छा, हाँ। मगर और नाजरीन इधर मैं अपोलोजाइज करती हूँ, चूंकि अली जफर साहब को हमने दावत दी थी कि हमारे प्रोग्राम में वो आए, शिरकत करें, उनके घर पे DSNG बैठी हुई है, जरा दिखाइए प्रोड्यूसर साहब, मगर अभी तक हमें नहीं मालूम कि एग्जैक्टली क्या हुआ, वो क्यों नहीं आ पाए, उनसे कोई नाराजगी तो नहीं है, मगर बहरहाल उनका अभी भी इंतजार है, चूंकि हम चाहते हैं कि हुकूमत का मौकफ इसके ऊपर आए, और उनसे बेहतर हुकूमत का मौकफ कोई नहीं बता सकता, चूंकि वो माया नाज वकील भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी हैं। मगर जमान साहब, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी यहाँ पे नहीं है, उनका ये मौकफ रहा है कि हमारे पास इररिफ्यूटेबल एविडेंस है। आपको याद होगा कि उनके वुज़रा ने भी ये आके टेलीविजन स्क्रीनों के ऊपर बाकायदा शहरयार अफरीदी साहब ने ये कहा, बल्कि पार्लियामेंट में भी कहा, उन्होंने कहा कि हमारे पास इररिफ्यूटेबल एविडेंस है कि राना सनाउल्लाह के पास ये 15 kg हेरोइन है, बल्कि हमारे पास इस तरह की वीडियोज हैं। तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत जो है कम से कम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी जगह खड़ी हुई है और अपनी जगह काफी कॉन्फिडेंट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुनीज़ बहुत शुक्रिया। तारड़ साहब की और कामरान मुर्तजा साहब की बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। उन्होंने बहुत एलोक्वेंटली कम वक्त में आपके सामने केस रख दिया, और अगर हम राना साहब का केस ही डिस्कस कर रहे हैं तो ये इररिफ्यूटेबल एविडेंस ऐसी है जिसका अभी फोरेंसिक होना बाकी है। और मैं नहीं समझता कि गिरफ्तारी के वक्त से लेकर आज तक जो वाकयात हुए, जो ट्रायल हुआ, जिस तरीके से उनको पेश किया गया, फिर रिमांड इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, और जैसे कामरान मुर्तजा साहब ने कहा, और पुलिस ऑर्डर में और दीगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के बाद तो इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सेपरेट एक है, और उसकी इंडिपेंडेंसी तब है कि कंप्लेनेंट खुद इन्वेस्टिगेटर ना हो। लेकिन ये जंगल का कानून है, यहाँ पे फैसला होने से पहले व्हाट्सएप पे ट्रांसफर हो जाते हैं। देखिए, जंगल के कानून के ऊपर मैं एक आपसे सवाल करूंगी कि आपके अपने बड़े लीडर खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो आमदन से जायद असासे रखने के इल्जामात पे इस वक्त कैद हैं। जब उनसे नैब ये सवाल करती है कि आपके पास ये प्लॉट्स कहां से आए, या आपके पास जो रकम है आपके बैंक अकाउंट्स में वो कहां से आई, तो वो कहते हैं कि मेरे खानदान वालों से पूछो। तो आपको नहीं लगता कि चले, अगर लीगल अथॉरिटी नहीं तो मॉरल अथॉरिटी तो होनी चाहिए सियासतदानों के पास, और उनको जवाबदेह होना चाहिए कि जी ये पैसे कहां से आए, चूंकि ये पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं। देखिए, मैं खुर्शीद शाह साहब के केस से भी वाकिफ हूं। सिर्फ सियासतदान नहीं, इस मुल्क में तमाम इदारे
अकाउंटेबल होने चाहिए, लेकिन यहाँ होली काउज भी हैं, यहाँ पे बहुत लोग अबाव द लॉ भी हैं, अनटचेबल्स भी हैं, ना कानून ना आइन, और उनकी बहुत दस्तरस से बहुत दूर है। हम डाइग्रेस कर जाएंगे, लेकिन अगर आप राना सनाउल्लाह के केस पे रहना नहीं चाहती सर, हैं, डाइग्रेस तो मैं ये बताना लोग चाहूंगा, आपसे इसका जवाब जरूर जानना चाहेंगे जमान साहब, इसलिए चूंकि खुर्शीद शाह साहब बहुत बड़े लीडर हैं, छोटे लीडर नहीं हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या चाहे वो मियां नवाज शरीफ साहब हो, चाहे खुर्शीद शाह साहब हो, चाहे जरदारी साहब हो, क्या उनकी एक मॉरल अथॉरिटी नहीं बनती कि अपने कौम को बताएं कि अगर उनसे जो सवाल किए जा रहे हैं वो मनी ट्रेल कहां है? देखिए, सबसे पहले तो नैब की मॉरल अथॉरिटी कहां है कि उनके पास सारी चीजें हैं इन्वेस्टिगेट करने की, और पॉलिटिकल विच हंटिंग के तौर पे वो जो इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें वो आखिरी वो शिक है। आप अगर नैब का कानून पढ़ें, मेरे दोनों सीनियर फाजिल दोस्तों ने बहुत बखूबी अंदाजा किया है, जहां कुछ ना बनता हो और जहां पे फिशिंग एक्सपीडिशन करनी हो वहां पे एसेट बियॉन्ड मींस में पकड़ लेते हैं। ये वो आखिरी अमेंडमेंट है जो शामिल की गई कि जब किसी के खिलाफ कुछ नहीं है और अभी केस बनाना है और सिर्फ उसकी। देखिए, नैब के कानून के ऊपर मैं बाद में आऊंगी, क्योंकि तारड़ साहब भी हमारे साथ मौजूद है। तारड़ साहब के सामने वो वही सवाल रखती हूँ जो आपने आंसर नहीं किया। जमान साहब, आपने इसका जवाब मुझे नहीं दिया, तो मैं आप एक मिनट अगर आप मौका दें। देखिए, ये सवाल जो उनसे किया गया है और अगर आपके सामने या मीडिया के सामने किया गया है या ये नैब का मौकफ है, तो उनके वकला और वो जवाब देंगे। लेकिन कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर वो खुद हो तो उसको अपने असासों का, अपने ट्रांसपेरेंसी का बिल्कुल जवाब देना है। लेकिन मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूं, अगर आप मुझे इजाजत दें, कि आसिफ जरदारी साहब को जून में नैब ने अरेस्ट किया एक मुबैना केस में। एक FIR 4 है जो बैंकिंग कोर्ट और FIA के तहत थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेके नैब आ गई बीच में। लेकिन उसके बाद उनको अडयाला जेल में अगस्त में शिफ्ट किया जाता है, रिमांड पे रिमांड चलता रहा, उसके बाद वो जुडिशियल हो जाते हैं। अब एक दिन के लिए उनको 5 डॉक्टर्स का बोर्ड कहता है और उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और बगैर प्रॉपर टेस्ट के बाद 24 घंटे के अंदर दोबारा जेल भेज दिया जाता है। आज हम अक्टूबर में आ गए हैं और उनकी हेल्थ को शदीद खतरात लाहक हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं, और अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने दोबारा डिनाई कर दी कल दरखास्त। अब आप मुझे बताएं कि राइट टू लाइफ भी कोई चीज है इस मुल्क में? आपके सरकारी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ही नीड्स मेडिकल अटेंशन और उनको 2 घंटे लगते हैं अडयाला जेल को सिर्फ प्रेपरेशन करने में, खुदा ना खास्ता अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो टू गेट हिम टू पिम्स। अच्छा, ठीक है जमान साहब, वी गेट योर पॉइंट। यहाँ पे हमारे साथ शौकत बसरा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से उनका ताल्लुक है। जमान साहब, वी गेट योर पॉइंट, अब आगे बढ़ना चाहिए। शौकत बसरा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। यहाँ पे हमारे साथ आजम नजीर तारड़ साहब हैं, कामरान मुर्तजा साहब हैं, जमान साहब है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सवाल ये है और ये रखा जा रहा है आपके सामने, राना सनाउल्लाह के केस के अंदर के जो CCTV फुटेज आया है उसके अंदर जो राना सनाउल्लाह साहब की ओरिजिनल स्टेटमेंट है उसकी वो तायीद करता है। अब ये बात की जा रही है कि कानून के तकाजे पूरे नहीं हुए, कि एक तरीके से विच हंटिंग हुई है, FIR जो है वो भी देर से दर्ज की गई, और जो बताया गया FIR के अंदर कि उन्होंने निशानदेही की खुद हेरोइन की, वो भी CCTV फुटेज में इस तरह का नजर नहीं आ रहा। तो आप क्या समझते हैं कि इस केस के अंदर तकाजे पूरे हुए हैं? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सेटिस्फाइड है? पहली बात, ये एक वन साइड स्टोरी है। अच्छा। जो आप राना सनाउल्लाह का या उनके वकला का मौका बता रही हैं। गुजारिश ये है कि जब रेगुलर केस जी, ये तारड़ साहब उनके वकील हैं, मगर कामरान मुर्तजा साहब उनके बहुत मोहतरम है। तारड़ साहब दिल्ली बहुत मोहतरम है। मैं फिर आपको क्लियर कर रहा हूँ, ये वो स्टोरी है जो उनके वकला कह रहे हैं या खुद राना सनाउल्लाह साहब की है। जिस दिन केस का ट्रायल शुरू होगा उसके अंदर वो तमाम सबूत मुहैया किए जाएंगे जो NF कह रही है कि मौके से पकड़े गए हैं, हीरोइन बरामद हुई है, उसके बाद सारी कार्रवाई वहां पर की गई है। अब ट्रायल जो है जब शुरू होगा ये चीजें तो उस वक्त डिटरमिन होंगी कि क्या जो फुटेज ये लेके सेफ सिटी वाली कह रहे हैं कि आई है, वो उसके बिल्कुल दूसरा नैरेटिव है ANF का। और बाकायदा ANF के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मैं ये समझता हूँ कि चूंकि अभी ड्यूटी जज बैठे हैं, ड्यूटी जज के बाद जब रेगुलर जज आएंगे, जब केस की समाप्त शुरू होगी, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो मैं एक आर्गुमेंट तारड़ साहब के लिए रिक्वेस्ट है कि अगर इनकी बेल रिफ्यूज हो गई है, अब ये हाई कोर्ट में गए हुए हैं, आप बेल की हद तक वहां पे जाके आर्गू करें, हो सकता है इन्हीं बुनियादों पे आपको
बेल में रिलीफ मिल जाए। लेकिन जहां तक केस के ट्रायल का मामला है, वो तो कम से कम आप उस वक्त तक डिटरमिन कैसे कर सकते हैं जब तक प्रोसिक्यूशन अपनी शहादत, अपनी एविडेंस, अपना केस अदालत में लेके नहीं आता। ठीक है, गुड पॉइंट। तारड़ साहब, आपने शौकत बसरा साहब की बात सुनी? जी जी बिल्कुल सुनी है मुनीज़े। बसरा साहब हमारे भाई हैं, इन्होंने बात दुरुस्त की है, लेकिन बसरा साहब थोड़े से इल इन्फॉर्म्ड हैं। इसमें ट्रायल शुरू हो चुका है, क्योंकि जब चालान अदालत में आता है और प्रोसिक्यूशन अपना मवाद मटीरियल अदालत में लेके आती है, तो एक प्रोविजन है 265C की, जिसके तहत तमाम नकुलात फराहम की जाती हैं, और वो नकुलात हैं जिन पे प्रोसिक्यूशन ने इन्हसार करना होता है। हमने बारहा कहा कि हमें ये नकुलात आप जो दे रहे हैं, इसके अलावा आपके पास कोई और मटेरियल है? प्रोसिक्यूशन ने कहा कि जिस पे हम रिलाई करना चाहते हैं, हमारे पास इसके अलावा और कोई मटेरियल नहीं है। और वो वही मटेरियल है जो मैंने और कामरान मुर्तजा साहब ने आपके गोश गुजार किया। उसमें वही कार्रवाई है जो कि वहां पे की गई, ना उसमें कोई CCTV फुटेज है, ना उसमें कोई फर्दर ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो फोर्टिफाई करते हो कि राना सनाउल्लाह के मंशियात फरोशों से रवाबत थे। ठीक, ना उन मंशियात फरोशों को शामिल तफ्तीश किया गया। कहा गया जी कोई अफगानी थे जो इनके साथी थे, उनसे ये फैसलाबाद से माल लेके लाहौर पहुंचाते थे, और असल नेटवर्क पेशावर में था। ठीक, अब कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं दिया, और 265C की नकुलात मिलने के बाद, फाइनल चालान आने के बाद, अब कोई नई चीज नहीं है जो प्रोसिक्यूशन लेके आएगी। ठीक है शौकत बसरा साहब, फिर कोई नई चीज अभी प्रोसिक्यूशन लेके नहीं आएगी? तारड़ साहब ने क्लियर कर दिया आपको बात। देखिए मुनीज़, मैं फिर कहूंगा, तारड़ साहब माशाल्लाह फौजदारी वकालत में मैं खुद इनको मैं समझता हूँ एक अथॉरिटी हैं, और माशाल्लाह इनका जो एक्सपीरियंस है उसमें चैलेंज नहीं करता। मैंने भी थोड़ी बहुत जो फौजदारी की वकालत की है, मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ कि जिस दिन प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस टेबल करेगी, अपनी शहादत देगी, और जो जिस CCTV फुटेज की बात कर रहे हैं, ये पेश कर रहे हैं सेफ कैमरे जो लगे हुए हैं सिटी के अंदर, उनकी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो वीडियो उस वक्त बनी है जब उनको पकड़ा गया, उसकी जाहिर है फुटेज सामने आएगी। तो मेरा ख्याल है कि हमें अभी जजमेंटल नहीं होना चाहिए। नहीं है कि हम अभी बसरा साहब, मैं आप बड़े भाई हैं और माशाल्लाह हमारी फ्रेटर्निटी से हैं। ये बात अदालत के ऑर्डर में लिखी जा चुकी है कि हमने बारहा दरखास्त की है कि वो फुटेज दी जाए। ANF ने कहा हमारे पास ऐसी कोई फुटेज नहीं है। देखिए इसके ऊपर कहा है हमारे पास ऐसी कोई फुटेज नहीं। ये क्रॉस एक आर्गुमेंट हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ वो दरखास्त थी तो व्हाट्सएप ट्रांसफर की वजह से। जी जमान साहब इजाजत दीजिए उनको रिप्लाई करने का, मैं आपकी जानिब आती हूँ। जी, चार्ज फ्रेम हो गया, नकूल तकसीम हो गई। अब जब एविडेंस आएगी, मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ कि जो बात मैंने सुनी है बकौल उनके ANF के जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो उनके मिनिस्टर है मुतलका, उन्होंने कहा जी एक सबूत हमारे पास है। सपोज हम अगर आपके आर्गूमेंट को मान लेते हैं, फिर तो आपको फौरी तौर पे मैं समझता हूँ अगर ये सबूत मुहैया नहीं होता तो आपको वहाँ इक्विटल की अंडर सेक्शन 249A आप एप्लीकेशन दे दीजिएगा, दिसंबर हो जाएगा। इसके ऊपर बसरा साहब, कामरान मुर्तजा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मैं सिर्फ एक बात ऐड कर दूं, जी जी। अभी हैदरजमान कुरैशी साहब को मैं सुन रहा था, इनकी बातें, मेरे भाई हैं। आज हम कुदरती चारों बुखला बैठे हैं। जी जी। जो केसेस नैब वाले हैं, जी, अंदाजा ये कीजिए कि वो तमाम केसेस हैं मुनीज़े, जी जी, नून और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे के खिलाफ। ये तो दुरुस्त बात है, इनमें से तो एक भी केस है। ये बात बिल्कुल शौकत साहब, बिल्कुल आपकी ये दुरुस्त बात है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मगर नैब के केसेस के ऊपर मैं आऊंगी, जरा इजाजत दीजिए। कामरान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी कामरान साहब। इसमें एक बात से मैं इख्तलाफ कर रहा हूँ तारड़ साहब की। वो कहते हैं कि ट्रायल कमेंस हो गया। मेरा ख्याल 4 जगह फ्रेम नहीं हुआ तो ट्रायल कमेंस नहीं हुआ। मगर बसरा साहब हमारे भाई हैं, मगर एक जगह पे वो भी ठीक नहीं है, और वो ठीक नहीं है कि 265C पे जो मटेरियल होता है, जितने कार्ड होते हैं वो 265 सीट क्या है नारकोटिक्स का, 200 CRPC का। अच्छा। जितना मटेरियल कलेक्ट किया जाता है या जो मटेरियल यूज करना होता है, जो सब्जेक्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, जो इनके पास एडमिटेड एविडेंस होती है कि ये इनके पास है,
तो वो तमाम की तमाम जो है ना वो प्रोवाइड करनी होती है। अगर इवन ज़िमनियों में भी जो है ना बयानात लिखे हों तो वो भी प्रोवाइड करने होते हैं, हालांकि पर इंतजार नहीं किया जाता। वो स्टेज गुजर गया। वो स्टेज गुजर गया। तो बसरा साहब जो कुछ उन्होंने प्रेजेंट करना था वो एक और चीज भी कन्ना कलामी माफ, कामरान मुर्तजा साहब ने जो बात की थी पहले सेगमेंट में कि अगर डिस्क्लोजर का परफॉर्मा नहीं बना तो एविडेंस की वेटेज क्या होगी? वो डिस्क्लोजर का अगर कागज ही नहीं है तो ये चेन कहां से आएगी? साहब ठीक जी। शौकत साहब मुनीज़, मैं फिर यहाँ पे मैंने हालांकि वो फाइल नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं फिर इनको कॉन्ट्रैक्ट करूंगा अपने दोनों सीनियर भाइयों को। उसके अंदर तौर पर लिखा होगा कि हमारे पास मौजूद है जिसके ऊपर सारी कार्रवाई है। फिर मैं कह रहा हूं कि जब आप एविडेंस को आ लेने दें, अभी बिफोर जजमेंट जजमेंटल ना बने, क्योंकि इसके ऊपर मीडिया के ऊपर इसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। एक कोर्ट है, मेरे ख्याल में तारड़ साहब को सबसे पहले ये करना चाहिए फौरी तौर पर, क्योंकि ये चीफ जस्टिस साहब की डोमेन है कि जज वहां पे लगना है। जब रेगुलर जज लग जाएगा, जब ट्रायल शुरू होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में हम उससे पहले कि जब तक एविडेंस नहीं आती, शहादत नहीं आती, हम उससे पहले केस को चले इसके ऊपर दो राय शौकत साहब। एक आपकी राय आ गई कि शहादत आनी है और बाकी जो वकला यहाँ पे बैठे हैं वो कह रहे हैं कि शहादत का वक्त गुजर गया है और जितनी शहादत देनी थी वो दे दी गई है। चले इसके ऊपर दो राय मान लेते हैं ना जी, दो राय इसके ऊपर है। मुनीज़े, आप भी हमारी लीगल फ्रेटर्निटी से है, मुझे एक बात बताइए कि किस तरह शहादत का वक्त गुजर गया? जब आप एविडेंस आनी है, गवाह में आना है तो शहादत आनी है, उससे पहले किस तरह वो टाइम गुजर गया? यानी कि हम ये प्रोज्यूम कर लें कि जो नकूल तकसीम होगी, अगर इसी के ऊपर फैसला होना होता है उससे ज्यादा एविडेंस तो नहीं आएगी ना जो नकलें दे दी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उससे ज्यादा आएगी तो एडिशनल एविडेंस की दरखास्त देनी पड़ेगी। सर फिर मैं ये अर्ज करता हूं कि मेरी फिर रिक्वेस्ट ये है, तो फिर आपको एविडेंस का इंतजार। चले इसके ऊपर हम ये अज्यूम करते हैं कि शौकत बसरा साहब जिस तरह कह रहे हैं कि और अभी शाहिद राना सनाउल्लाह के केस में आने बाकी हैं, यहाँ पे बाकी वकीलों की राय ये नहीं है। वो ये कहते हैं कि जो आने थे वो आ गए। मुझे आप लोग अलाउ करें, मुझे वक्फा लेना है। वक्फा लीजिए, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है पाकिस्तान में बड़े मुकदमों की, बड़े सियासतदानों के खिलाफ। शौकत बसरा साहब, जो अगला बड़ा मुकदमा है वो साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब के ऊपर है। अब इल्जाम उनके ऊपर ये था और उनको पकड़ा गया LNG टर्मिनल केस के ऊपर, मगर अब जो मुकदमा बनाया जा रहा है वो गलत तकर्री पे है और गलत तकर्री है पाकिस्तान स्टेट ऑयल की जो एक तकर्री की गई थी उसके हवाले से है कि वहां की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनको गलत तरीके से वहां पे बिठाया गया, ये उनका कहना है। अब मुझे ये बताइए कि नैब का जो कानून है वो कहता है कि आप 90 दिन तक रख सकते हैं किसी को भी, मगर शाहिद साहब को अब काफी देर हो गए, 40 दिन से ऊपर हो गए हैं। तो अगर उनके खिलाफ इतनी सख्त एविडेंस थी तो इतने दिन क्यों लग रहे हैं ये उनको चार्ज करने के लिए? भी अभी तक चार्ज शीट भी नहीं तैयार हुई उनके खिलाफ बकायदा तौर पर। पहले सिर्फ एक फिक्रा कहूंगा राना सनाउल्लाह के केस के हवाले से। अच्छा, वापस उस पे एक फिक्रा जाने देना राना गुस्सा है। एक फिक्रा, इतने सीनियर वकला बैठे हैं, फिर तो इनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसे ही रेगुलर जज आते हैं वहां पर अगर शहादत की जरूरत नहीं है तो फौरी तौर पर उनके एक्यूटल की दरखास्त दें, तो मेरे ख्याल में जज का फैसला कर देंगे कि क्या होना है इसके ऊपर। मेरे ख्याल में उसके ऊपर आर्गूमेंट करने नहीं फिर पड़ेंगे इनको। दूसरी बात, जहां तक आपने कही मेरी गुजारिश ये है कि जहां तक मामला है नैब के केसेस के, मैं एक बात तो पहले क्लियर कर दूं जी कि जितने भी केसेस हैं मुनीज़, अभी तक जितने भी केसेस आ रहे हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे के खिलाफ बनाए हैं। दोनों पार्टियों ने ये चेयरमैन नैब जो लगे हुए हैं, ये दोनों पार्टियों ने इनको चेयरमैन नैब लगाया था, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने और सैयद खुर्शीद शाह साहब ने। बिल्कुल अब सितमगरी देखिए, इसमें तहरीक इंसाफ का या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का क्या लेना देना? अब वो दोनों जेल के अंदर हैं। इवन जिन्होंने अपनी पार्टी क्यादतों से कंसल्टेशन करके बनाया था वो भी अंदर पड़े हुए हैं। अब शूरचल अपनी शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से बात कही, मैं समझता हूँ मुनीज़ उसके ऊपर रेफरेंस जब दायर हो रहा है तो उसके ऊपर भी जब रेफरेंस दायर होगा, एविडेंस आएगी, तो मेरे ख्याल में सारी मामला क्लियर हो जाएंगे। मुझे आपको एक बात याद होगी कि मियां नवाज शरीफ भी यही कहते थे कि मेरे ऊपर तमाम इल्जाम झूठे हैं, दूर ये हैं जराए, ये हैं जराए जिनसे हमने ये सारा
वो भी मनी ट्रेल ना दे सके। सुप्रीम कोर्ट पूछती रही, GIT पूछती रही, अदालत पूछती रही, एंड ऑफ द डे क्या हुआ, वहां से कन्विक्शन हो गई। तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ पोलिटिसाइज कर रहे हैं मामला को, इनको भी पता है इस बात का। ये तमाम केसेस जो है शौकत साहब, ठीक, कामरान साहब देखिए, ये बात तो उनकी दुरुस्त है कि नैब का चेयरमैन खुद शायद खान अब्बासी साहब नहीं लगाया, वही फंदा उनके गले पड़ गया। दूसरा जो ये बात करते हैं कि जी मनी ट्रेल वो मांगते हैं तो शरीफ खानदान फिर कतरी खत आगे कर देते हैं, तो वो कहते हैं कि ठीक है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, इनको चाहिए तो सही कि कम से कम अपनी मनी ट्रेल दें। वैसे एक बात बताऊं, ये मनी ट्रेल देना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकेबल भी नहीं है। किसी दिन आप इसको जो ना इसका एक थोड़ा सा जाके ना घर में इसको वो करिए, मियाँ आपके जो ना वो नैब बन जाए, आप जो ना आप पॉलिटिशियन बन जाइएगा और जो कुछ आपके पास है। मैं आपको सुनिए तो सही, आप अभी बोले है ना, मैं आपकी जाने भी फिर से आऊंगी। जो कुछ आपके, अच्छा ठीक, वी गेट योर पॉइंट। वो इमरान खान की बात कर रहे हैं, जो कुछ वैसे शुक्र करें जमाइमा खान का, उन्होंने सारी रिसीटें रखी हुई। जो कुछ आपके पास है, सलमान को कहिए कि मैं इसकी मनी ट्रेल देती हूँ कि मेरे पास कहाँ से आया, और आपको 90 दिन भी हम दे देंगे। और उसके बाद जो कुछ आपके पास है, सलमान ने अगर आके कहा कि ओके मुनीज़े जो ना वो देने में कामयाब हो गई है मनी ट्रेल, तो हमें आके आप कहिएगा कि नहीं आप जो ना बिल्कुल गलत वकालत करते हैं, ये प्रैक्टिकेबल नहीं है। ऐसा है कि इंसानी यादाश्त जो है वो भी कमजोर होती है, और आदमी जिस वक्त आम रूटीन में होता है उस वक्त कोई हिसाब नहीं लिख रहा होता, कोई हिंदुओं की तरह हमने खाते कोई मेंटेन नहीं किए होते कि जी ये 2 रुपए मैंने फलां जगह पे खर्च किए, 2 रुपए फलां जगह से आए, और उसी तरह से उसके ऊपर टैक्सेशन जो है ना, वो टैक्सेशन हमारे यहाँ जो सबसे प्रॉब्लम जो होता है ना, हम टैक्स पूरा नहीं दे रहे होते हमारे लोग, और उसके बाद जो है ना फंसते हैं तो इसमें कि जी एसेट्स क्या, जो आदमी जो भी शख्स वो आता है किसी पब्लिक इस पे पब्लिक पोजीशन, पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर लेता है, ज्यादा से ज्यादा उसका मसला ये होता है कि उसने टैक्स पूरा नहीं दिया होता, मगर अल्टीमेटली वो फंसता है इस बात पे कि एसेट बियॉन्ड मीन, बताओ किधर से आए। अच्छा, वो बता नहीं बात। मगर जमान साहब बात ये है कि एसेट बियॉन्ड मीन्स का जो ये कानून है, ये तो बहुत पुराना कानून है, ये तो एक तरीके से एक और शक्ल में मुशर्रफ साहब से पहले भी था। तो जब पॉलिटिशियंस को पता है कि इन्होंने इसकी जद में आना है तो रिसीटें रख लें। उस दिन नहीं पता होता जब आप, देखिए ये तो आपका मुनीज़ है, बड़ा आपका बड़ा अहम सवाल है, लेकिन देखिए आप इंग्लैंड में चले जाएं, जिस तरह कामरान मुर्तजा साहब ने कहा, बहुत पुराना कानून, चाहे नैब का हो, नैब एक आमिर का बनाया हुआ कानून, फिर असफंदियार करी केस में ये टोन डाउन हुआ, उसके बाद 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई, अभी भी इसमें बहुत सी ऐसी चीजें, अनफेटर्ड डिस्क्रेशन है, मादर पिदर आजाद है, VR थी वो खत्म हुई, अभी भी प्ली बारगेन है, नैब के ऊपर बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन एसेट बियॉन्ड मीन्स के ऊपर देखिए ये मैं फिर यही बात करूंगा कि ये वो शिक है जहां पे इनके पास कोई चीज नहीं है और एविडेंस मैन्युफैक्चर करना है या विच हंटिंग करनी है, और आपने बहुत एहसन तरीके से अपने सवाल में ये आंसर कर दिया कि LNG में पकड़ा, लेकिन पहले ही इन्वेस्टिगेशन में उनको ये पता नहीं था कि LNG और LPG में क्या फर्क होता है। आगे खाकान अब्बासी बैठा था, उसने फिर बता दिया कि भाई जिस केस में पकड़ा है पूछ LPG कर रहे हो, अरेस्ट कर रहे हो LNG में, और अब आप कह रही हैं कि इलीगल अपॉइंटमेंट्स के ऊपर या PSO के ऊपर, तो वहां लॉस ऑफ रेवेन्यू क्या हुआ, वहां पे पब्लिक एक्सचेकर का क्या नुकसान हुआ। नहीं, ये आपने जो सवाल किया ना जमान साहब, ये बहुत अहम आपने एक सवाल किया है और इसके ऊपर जवाब बहुत जरूरी है जो आपने ये सवाल किया है जमान साहब। नहीं जमान साहब प्लीज जरा बात तो सुनिए, जमान साहब जरा बात तो सुनिए। और नैब के इदारे में जो लोग हैं ये सर से पांव तक चूमती हुई हथकड़ियों में हैं। अच्छा जमान साहब, एक गुजारिश आपसे, तारड़ साहब से ये पूछते हैं कि ये मुमकिन है कि नैब जो है वो एक शख्स को एक और केस में पकड़े, जिस तरह के LNG टर्मिनल के केस में पकड़ा गया, मगर फिर उसको ट्राई करे किसी और कानून या किसी और इल्जाम के ऊपर, जिस तरह उन्होंने कहा कि आपने गलत करारी की। तो शहबाज शरीफ साहब को जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी और केस में बुलाया तो अरेस्ट नहीं, मगर ये सवाल का जवाब तो लेने दे जमान साहब। जी तारड़ साहब। जी मैं जी मुनीज़ा देखें, दो मुख्तसरन दो छोटी छोटी बातें। पहले वेरी क्विकली आपको मैं वो रिकैप दे, कहते हैं ना जी कि आपकी मनी ट्रेल होनी चाहिए। जी हमारे मुल्क के कानून में जो सबसे बड़ा कानून है मनी ट्रेल रखने का वो टैक्सेशन लॉज है, FBR का लॉ है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। आप सिर्फ 6 साल तक पाबंद हैं,
और ये रीजनेबल लॉ है कि 6 साल आज से पीछे आपने अपना रिकॉर्ड मेंटेन रखना है। बियॉन्ड 6 इयर्स आपने फारिग कर देना है। आप अपने कमरे तो नहीं भर सकते फाइलों से और आप अपनी अलमारियां तो पैक नहीं कर सकते, लेकिन नैब वालों ने अपनी एक खू रखी हुई है। वो कहते हैं नहीं ये स्पेशल लॉ है, आपने जब से पैदा हुए हैं तब से मनी ट्रेल देनी है, जो कि इम्पॉसिबल है, दुनिया के किसी मुल्क में ये नहीं है और ये इनके खुद साख्ता अपनी बनाई हुई शिकें हैं। अब बात रही आपने जो अभी बात आप कर रही थी जी कि आप पकड़े एक इल्जाम में और चालान दूसरे में कर दे। हाँ, कई दफा ये होता है कि अगर चीजें एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं और उनका कोई तसलसल जारी है कि आपने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की, उसकी कड़ी से कड़ी मिली और बात मंत्री अंजाम तक पहुंचते पहुंचते 2-3 और ऑफेंसेस निकल आए, ये तो समझ आती है। लेकिन इससे बड़ी बुखलाहट क्या हो सकती है कि आप एक आदमी को एक खास इन्वेस्टिगेशन के लिए पकड़ के उसको पाबंदे सलासल कर देते हैं और बाद में 2 महीने के बाद कहते हैं कि नहीं इसमें तो क्लियर है, ये एक नई बात निकल आई है, हम इसे टेक्निकली और मेरे साथ कामरान साहब भी मौजूद है। टेक्निकली तो ये पॉसिबल है ना, आपने इसकी तरफ इशारा किया कि आप एक इल्जाम में पकड़े मगर फिर उससे दूसरा इल्जाम भी आप लगा सकते, टेक्निकली तो पॉसिबल है, नैब के कानून में है। क्यों कामरान साहब? नहीं, टेक्निकली पॉसिबल है, लेकिन इसे होना नहीं चाहिए। वो एक खास तनाजुर में होगा, वो उसका एक खास कॉन्टेक्स्ट होगा। आप करें बात जो आखिरी बात में जी मेरे पास बिल्कुल 1 मिनट रह गया जी मुझे जो दुनिया भर में वाइट कॉलर क्राइम है उसमें गिरफ्तारी नहीं होती। गिरफ्तारी आखिर 2 लोग इकट्ठे बात करेंगे तो किसी की बात समझ में नहीं आएगी। जी तारिक साहब बात मुकम्मल करें। मैं ये कह रहा था कि हमने बड़ी जुरिस्डिक्शंस को स्टडी किया है और हम कंपैरेटिव स्टडीज करते हैं लॉयर्स और फिर हम अपना आर्ग्यूमेंट डेवलप करते हैं। दुनिया में वाइट कॉलर क्राइम में गिरफ्तारी पहले नहीं होती, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं और जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तब गिरफ्तारी की जाती है और प्रेफरेबली ट्रायल कंक्लूड होने के बाद की जाती है। जैसे कि नवाज शरीफ साहब के पनामा केस में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, जेआईटी ने तफ्तीश की, ट्रायल कोर्ट ने प्रोसीडिंग्स चलाई और जब ट्रायल कंक्लूड हुआ उन्हें पकड़ा। ये जो नैब की ये नई रवायत है कि पहले गिरफ्तार करो बाद में सबूत ढूंढते रहेंगे, ये अनफेयर है। जी कामरान साहब जल्दी से। हाँ, मैं इस बात से इख्तलाफ कर रहा था। ये तो मुमकिन है कि एलएनजी के या एलएनजी से एलपीजी पे चला जाए, ये उनसे गलती हो सकती थी, मगर ये मुमकिन नहीं है कि आप एलएनजी या एलपीजी को लेते हुए इलीगल अपॉइंटमेंट पे चले जाएं। ये उससे कनेक्टेड मैटर नहीं है, वो उसके साथ कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है बसरा साहब, आखिरी वर्ड आपसे। पहली बात तो ये है